बड़ी खबर मिल रही है, जहां अमेरिका के अलास्का में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता मापी गई है 7.4। दरअसल आपको बताएं कि अमेरिका के अलास्का में जोरदार भूकंप आया है और जान बचाकर लोग अपने घरों से बाहर निकले। 7.4 मापी गई है तीव्रता रिक्टर पैमाने पर और जोरदार भूकंप के झटके, लोगों में कोताहल की स्थिति, लोग घर से भागते हुए नजर आए। तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये आपको ऑफिस के अंदर का जो मंजर है वो नजर आ रहा है और आप साफ इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह रही होगी। बिल्कुल, और कितना नुकसान यहां पर इस भूकंप से हुआ है इसके बारे में डिटेल्स आनी बाकी है। बड़ी खबर और तस्वीरें और इससे अंदाजा लगाइए किस तरीके से भूकंप के झटके वहां पर लोगों ने महसूस किए। अपने बच्चों के साथ बाहर भागते हुए लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। ये घर के भीतर लोगों की मौजूदगी, अचानक से भूकंप आता है और वहां पर अपने बच्चों को लेकर के लोग बाहर जाते हुए इसमें दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका के अलास्का से खबर है, भूकंप के झटके यहाँ पर लोगों ने महसूस किए और देखिए तीव्रता कितनी है, तीव्रता है 7.4 और अमेरिका के अलास्का में अलग अलग हिस्सों में धरती हिली है। लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं। जान बचाकर सबसे पहले लोग घरों से बाहर निकलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अब कितना नुकसान इससे हुआ है, कितना जानमाल का नुकसान भी हुआ है, क्या इसको लेकर इंतजार डिटेल्स आने का। ये तस्वीर और रिक्टर पैमाने पर जो तीव्रता है वो 7.4 मापी गई है और इससे अंदाजा आप लगाइए कि भूकंप बहुत जोरदार यहां पर आया। तस्वीर आपके सामने। बिल्कुल, और इस तस्वीर में देखिए कि किस तरीके से व्यक्ति अपने बच्चे को लेकर यहां से बाहर निकलता है। सबसे पहले घर से बाहर निकलते हुए नजर आ रहा है और ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी आशीष इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। आशीष, तस्वीरें देखकर लग रहा है बहुत तेज भूकंप आया है, कितना नुकसान हुआ, क्या स्थिति अभी वहां की? देखिए, बहुत बड़ा अर्थक्वेक है जो हमें जानकारी मिली है। आप ठीक कह रही हैं, 7.34 के करीब रिक्टर स्केल पर इसको आंका गया है कि इतना जोरदार भूकंप आया है। और अलास्का में पहले भी भूकंप आए हैं, प्रोन इलाका है भूकंप को लेकर के। इससे बड़ी बात कि इस अर्थक्वेक के तुरंत बाद सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है कि सुनामी आ सकती है, इसलिए हजारों लोगों को घर से निकलना पड़ रहा है। और जिस तरह की डिस्टर्बिंग तस्वीरें हम देख रहे हैं, इस तरह से परिवारों को घर से एक दूसरे को लेकर के बाहर निकलना पड़ा है। जान माल का क्या नुकसान हुआ है उसकी अभी जानकारी प्रारंभिक तौर पर नहीं आ पाई है, लेकिन ये वो इलाका है, मैं आपको बताना चाहूंगा, सबने इतिहास की किताबों में पढ़ा है, 1964 में जिस तरह से बड़ा कहा जाता है ग्रेट अलास्कन अर्थक्वेक आया था, तकरीबन जहां तक मेरी याददाश्त जाती है 115-20 लोगों की उसमें जान गई थी। उसके बाद भी मैं बताना चाहूंगा दोबारा से कि ये प्रोन इलाका है, यहाँ अर्थक्वेक्स आते रहते हैं और 7.34 बहुत बड़ा क्वेक, निश्चित तौर पर नुकसान काफी हुआ होगा, लेकिन अभी इसकी औपचारिक जानकारी नहीं है। इतनी जानकारी जरूर है कि सभी लोगों को इलाके को खाली करके आगे निकलने के लिए कहा गया है। सभी लोग घर से निकल रहे हैं, प्रशासन पूरी मदद कर रहा है कि लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया जाए। क्यों? क्योंकि फिर से मैं दोहरा दूं, क्योंकि साथ में सुनामी का अलर्ट भी जारी किया गया। बहुत बड़ा क्वेक है, 7.34 के करीब रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता को आंका गया है। ठीक है, जोरदार भूकंप और इसके बाद सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई है। शुक्रिया आशीष आपका पूरी जानकारी के लिए। कितना नुकसान हुआ है इसके बारे में डिटेल्स का इंतजार लगातार है। शुक्रिया आपका। राजघाट की तस्वीर देख रहे हैं और मैं आपको एक अपडेट दे दूं, देखिए बूंदाबांदी शुरू हो गई है, राजघाट में भी पानी भरा हुआ है और बूंदाबांदी की यहाँ पर तस्वीर दिखाई पड़ रही है। यही बूंदाबांदी दिल्ली के लिए चिंता का सबब बनी हो गई है, लेकिन इससे भी बड़ी जो चिंता है वो आपको मैं दिखाता हूँ और वो आपको मैं बताता हूँ। और वो बड़ी चिंता है सियासत की। अभी एक जो हमने एबीपी न्यूज ने खबर दिखाई थी कि आईटीओ बैराज के चीफ इंजीनियर ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली सरकार ने 5 साल से बैराज के मेंटेनेंस का पैसा ही नहीं दिया है और उस पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये पैसा तो एनटीपीसी को देना है और एनटीपीसी केंद्र सरकार के अधीन आती, यानी कि एक बार फिर से उन्होंने पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार के ऊपर मढ़ दी है। इसी तरह से ये सिलसिला चला आ रहा है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, इस तरह से ये पूरी की पूरी सुई घूम रही है। और आपको सुनवाते हैं कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से जब ये सवाल पूछा गया तो उनका जवाब क्या था। इस गेट को कौन मेंटेन कर रहा था? हरियाणा सरकार। और इसका रनिंग एंड मेंटेनेंस कौन दे रहा था? दिल्ली गवर्नमेंट। पिछले 5 साल से इन्होंने पैसा नहीं दिया। हमने इन्हें कई बार लिखा है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं जा सकते, आप सरकार को पैसे दीजिए, हम मेंटेनेंस करेंगे। उसके बावजूद भी हमने सरकार से पैसे लेके इस आपदा में इसको फिर भी मेंटेन करवा रहे हैं। ये दिल्ली गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे को इसको पैसे दे रनिंग। अभी भी पता किया है कि ये पैसा हम नहीं देते, ये पैसा एनटीपीसी देती है। एनटीपीसी दिया करती थी तो एनटीपीसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो ये प्रश्न एनटीपीसी से पूछना चाहिए उन्होंने दिया नहीं दिया। इसमें दिल्ली सरकार का कोई रोल नहीं होता था। सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि हमने गलत बोल रहे हैं। देखिए
पिछले 5-6 दिन से जब से ये मुद्दा उठा है कि वो पांचों गेट नहीं खुल रहे, मीडिया में आया, मीडिया में इतना ज़्यादा उठा, तो अब वो कोई ना कोई बहाना कोई ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये आपस में वो करने का वो नहीं है। मैंने अभी भी पता किया है, सौरभ भारद्वाज ने पता किया था, उन्होंने मुझे बताया कि ये एनटीपीसी उनको पैसा देती थी पहले, एनटीपीसी, तो वो एनटीपीसी ने दिया नहीं दिया वो उनको उनसे पूछने की। तो देखिए दिल्ली में कैसे 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 तस्वीरें बदल रही हैं। कुछ देर पहले छाता नहीं था, अब ये छाता मेरे साथ आ गया, चूंकि बारिश यहाँ पर शुरू हो गई है। इस बारिश के तेज होने की का अनुमान है। सियासत की बारिश की बात कर लें, दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने बात की है एबीपी न्यूज से और उन्होंने इन्हीं आरोपों का जवाब दिया है आईटीओ बैराज को लेकर के। आरोप ये था कि दिल्ली सरकार ने मेंटेनेंस का पैसा नहीं दिया है, जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। आतिशी ने जो पलटवार किया है अब वो भी सुनिए। दिल्ली की पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी लगातार अलग अलग रिलीफ कैंप में जा रही हैं, लोगों से उनकी जानकारी जुटा रही हैं। मैम, बड़ा सवाल ये है कि आईटीओ के जो 5 पुल थे उसमें से एक ही खुल पाया, वो भी बड़ी मशक्क़त के बाद। आर्मी लगी है, नेवी लगी है, खोलने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहाँ के जो चीफ इंजीनियर हैं वो ये कह रहे हैं कि 5 साल से आपने मेंटेनेंस का पैसा नहीं दिया, आपको लिखते रहे, लेकिन उसके बावजूद अगर मेंटेनेंस का पैसा आ गया होता तो गेट खुल गए होते और ये बाढ़ की स्थिति ना होती। देखिए, सबसे पहले तो वो मेंटेनेंस का पैसा दिल्ली सरकार नहीं देती है, एनटीपीसी देती है। एनटीपीसी भी केंद्र सरकार के अधीन आती है। हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो अगर वो आपस में बात कर ले तो ये स्थिति नहीं आती, पहली बात। दूसरी बात, पिछले 8 सालों से दिल्ली सरकार यूपी और हरियाणा को लिख रही है कि जो दिल्ली के 4 बराज हैं वो दिल्ली सरकार को दे दिए जाएं। जब उनका असर दिल्ली वालों पे पड़ता है तो क्यों ये बराज दिल्ली सरकार के अंडर नहीं है? तो इसी के लिए हम तो उनसे पूछेंगे कि अभी भी समय है, अब भी आगे की परिस्थिति और बदतर ना हो, वो हमें दिए जाए। सौरभ भारद्वाज अलग अलग जगह घूम रहे हैं, आप भी घूम रहे हैं, बाकी मंत्री भी घूम रहे हैं, लेकिन कई जगह विरोध भी हो रहा है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं, इस पर क्या कहें? देखिए, ये समय घटिया राजनीति करने का नहीं है। हम भी आरोप लगा सकते हैं, आखिर बीजेपी की हरियाणा सरकार नहीं दिल्ली में बाढ़ का वो कारण है। हरियाणा, जब दिल्ली में जल स्तर खतरे के निशान के ऊपर था, फिर भी भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार सारा पानी दिल्ली में छोड़ती रही। यूपी में एक बूंद पानी नहीं छोड़ा, हरियाणा में एक बूंद पानी नहीं छोड़ा। ये समय लेकिन आरोप लगाने का नहीं है, वरना अगर आरोप लगाने पे आएंगे तो साफ नजर आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से यहाँ पर दिल्ली में बाढ़ आई है। एक आखिरी सवाल, स्थिति अब काफी ठीक हो चुकी है, स्कूल बंद हैं, आप शिक्षा मंत्री भी हैं, स्कूल कब तक खुलने वाले हैं? देखिए, आज शाम तक इसका जायजा लेके इस पे निर्णय लेंगे। धन्यवाद बातचीत के लिए। तो पीडब्ल्यूडी मंत्री और शिक्षा मंत्री दिल्ली की आतिशी सीधे तौर पर ये कह रही थी कि जो आईटीओ बैराज है उसके लिए मेंटेनेंस का पैसा एनटीपीसी देती है, जो कि केंद्र सरकार के अधीन में आता है। ऐसे में ये सवाल जो चीफ इंजीनियर एबीपी न्यूज को कह रहे थे कि उन्होंने पैसा नहीं दिया इसलिए उसका मेंटेनेंस नहीं हो पाया, ये सवाल केंद्र सरकार और एनटीपीसी से पूछा जाना चाहिए कि आखिर उन्होंने पैसा क्यों नहीं दिया। ऐसे में दूसरे सवाल का जवाब में आतिशी ने ये कहा कि पिछले 4-5 सालों से दिल्ली सरकार ये कह रही है, चाहे वो ओखला वाला बैराज हो या फिर आईटीओ का बैराज हो, वो दोनों ही बैराज दिल्ली की सीमा पर पड़ते हैं। उन दोनों ही बैराज को दिल्ली सरकार को सौंप देते तो उसका मेंटेनेंस का काम दिल्ली सरकार करती और आज दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति नहीं होती। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये है सियासत की तस्वीर, और मैं बार बार कह रहा हूँ ये इस बाढ़ का पानी तो उतर जाएगा, लेकिन ये सियासत की जो बाढ़ है ये क्या क्या डुबा की जाएगी कोई पता नहीं है। वीरेश, मुझे एक बात बताइए, आप इस समय आईटीओ बैराज पर हैं, आपने जो बात की उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ निकल करके सामने आई। आपसे बात किया आईटीओ बैराज के चीफ इंजीनियर ने, उन्होंने कहा कि 5 साल से हमको मेंटेनेंस का पैसा नहीं मिला है। अब अरविंद केजरीवाल का ये दावा है कि ये तो एनटीपीसी देती थी। तो आपको लगता नहीं कि वीरेश अब तो इस मामले पर एक जांच बैठ जानी चाहिए कि पैसा देता कौन था? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारे जल मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पता किया है कि एनटीपीसी ये सारा काम करती थी। तो सौरभ भारद्वाज जो सियासत की बात आप कर रहे हैं, खुद यहाँ पर मौजूद हैं, आईटीओ के इस बैराज के पास निरीक्षण करने पहुंचे हैं अपने दल बल के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ। जिस तरीके से अभी पानी उफान पर है वैसे ही सियासत भी उफान पर है। आप उनको कैमरे में देख सकते हैं कि सौरभ भारद्वाज लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। कोशिश मैं ज़रूर करूँगा कि उनसे एक बार फिर
बात करूं, जब मैं उनसे बात किया था तो उनका कहना था कि कहाँ आप चीफ इंजीनियर की बात कर रहे हैं, चीफ इंजीनियर गलत बोल रहे हैं, चीफ इंजीनियर सही नहीं बोलते हैं। सही इसलिए नहीं बोलते हैं कि खट्टर साहब ने कमेटी का गठन कर लिया है। अगर गलती नहीं होती तो कमेटी का गठन क्यों किया जाता? अगर इस बैराज को हरियाणा नहीं संभाल पा रही है तो हमें दे दें। आप अपने कैमरे में देखिए कि सौरभ भारद्वाज यहाँ पर हैं, पूछ रहे थे कि कहाँ है वीरेश। और मैं आपको बता रहा हूँ वीरेश, देखिए 24 घंटे का टाइम दिया था, जो आप बात कर रहे हैं हरियाणा सरकार ने 24 घंटे का टाइम उन्होंने दिया था हरियाणा सरकार ने कि 24 घंटे के भीतर उनकी जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है वो रिपोर्ट दे देगी, उसका इंतजार रहेगा। दीपक रावत हमारे साथ में मोरी गेट स्थित राहत शिविर से हैं। दीपक, जहां पर आप हैं वहां सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे। अब मुझे एक बात समझाइए, दिल्ली सरकार, आपको लगता नहीं है कि इस मामले में दिल्ली सरकार ने जो कहा है कि एनटीपीसी ही मेंटेनेंस का पैसा देती थी, तो अगर कुछ डॉक्यूमेंटेशन है उनके पास, वाकई ऐसा था, तो वो इस डॉक्यूमेंटेशन को सामने रख सकते हैं। दीपक। जी बिल्कुल अभिषेक, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो जब बात दोनों तरफ से कही जा रही है कि उन्होंने कहा कि हमने चिट्ठी लिखकर सरकारों से पैसा मांगा तो उनको चिट्ठी सामने रख देनी चाहिए। ऐसे में अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं कि हमने इनको सीधे से पहले से बताया था, पिछले 5 सालों से हम ये कह रहे थे कि आईटीओ का बराज हमें दे दो, ओखला का बराज हमें दे दो, तो अरविंद केजरीवाल की सरकार को भी वो चिट्ठियाँ सामने रख देनी चाहिए कि क्या आपने 5 सालों से बराज मांगे थे या नहीं मांगे थे। आपने उनसे पूछा था कागज़ों के जरिए कि किसका मेंटेनेंस ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। सिर्फ जुबानी जंग इस वक्त नजर आ रही है अभिषेक, और लगातार कोशिश ये की जा रही है कि जो उधर से सवाल उठता है तो उसका जवाब किसी और तरीके से दिया जाता है, और जब इधर से सवाल उठता है तो उधर से जवाब किसी और तरीके से दिया जाता है। लेकिन सीधे तौर पर जो आप कह रहे हैं वो बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वरुण आप। और वरुण, आप जो बात कह रहे हैं, आपकी बात में ये बिल्कुल मुझे दम नजर आ रहा है कि इसमें करना क्या है, दस्तावेज सामने रख दीजिए, दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा, अगर बीच में पनीर होगी तो वो भी उठ करके सामने आ जाएगी। वरुण, माफी, पिछली बार मुझे ख्याल नहीं रहा आपके नाम लेने का, तो उसके लिए क्षमा के साथ में दोबारा आपके पास में आ रहा हूं। और ये मुझे बताइए कि आईटीओ का हाल क्या है। देखिए मैं राजघाट पे हूँ, यहाँ पर पानी को निकालने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। क्या आईटीओ के पानी को निकालने को इंतजाम वहां पर किया जा रहा है अभी? अभिषेक, थोड़ा सा बस रेक्टिफाई, मैं आईटीओ से करीब 1 किलोमीटर पहले शांतिवन की रेड लाइट पर आ गया हूं, और आप देखेंगे पीछे जो ये रोड है पूरी आगे मरकट वाले बाबा तक, यानी यमुना बाजार तक पानी से लबालब भरी हुई है। और जो बच्चे हैं उनके लिए फिलहाल ये गंदा बदबूदार पानी जो है वो स्विमिंग पूल बना हुआ है। आप देखिए मैं कैमरे की नज़र से किस तरीके से जो बच्चे हैं वो इस पानी के अंदर खेल रहे हैं। पानी जरूर लगातार घट रहा है, और मैं साथ ही अपने कैमरे से दूसरी तरफ दिखा दूंगा, बड़ा सा पंप यहाँ पर लगवा दिया गया है अभिषेक शांतिवन की रेड लाइट के पास, और इस पंप के जरिए जो पानी है वो बेहद तेजी से सीवर के अंदर डाला जा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं प्रशासन फिलहाल अब ये कोशिश कर रहा है कि रोड को जल्द से जल्द क्लियर किया जा सके, क्योंकि जो यमुना का पानी है वो तो लगातार डाउन जा रहा है, यमुना का पानी अब सड़कों पर नहीं आ रहा है। यानी कि इन सड़कों पर जो पानी अब जमा हो गया है उसको कैसे निकाला जाए, उसके लिए पंप का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन मैं लगातार ये बात कह रहा हूँ कि आने वाले समय में जब यहाँ पर अगर इसको जल्द नहीं निकासी की गई तो ये परेशानी का सबब बनेंगे, बीमारियों का। और देखिए सामने जीता जागता उदाहरण, इन बच्चों को शायद इस बात की समझ नहीं है कि गंदा बदबूदार पानी जो है ये नालों का पानी है जो कि बैक फ्लो होकर आया है, और इसमें इनको गंभीर बीमारियां हो सकती है। और वो फिलहाल इसको स्विमिंग पूल की तरह एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन जरूर अब यहाँ पर मुस्तैदी दिखा रहा है, और बड़े बड़े पंप के जरिए इस रोड को क्लियर किया जा रहा है, क्योंकि रिंग रोड है जाके यमुना विहार कह रहे हैं आप वरुण, आपने जो एक बात कही, आपने जो महामारी वाला सवाल उठाया है वो एक बड़ा सवाल है, और हम लगातार उस सवाल को उठा रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत से बहुत बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें। शरद पवार से मिलने पहुंचे एनसीपी के मंत्री, अजीत पवार समेत कई मंत्री मिलने के लिए पहुंचे, बहुत बड़ी खबर है। वाईबी ट्रांस सेंटर पहुंचे एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। शरद पवार के खेमे के नेता भी मौजूद हैं, ये जानकारी महाराष्ट्र की सियासत से सामने आ रही है। शरद पवार एनसीपी चीफ से मिलने के लिए एनसीपी के नेता मंत्री पहुंचे हुए हैं। अजीत पवार समेत कई मंत्री बताए जा रहे हैं जो शरद पवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। वाईबी ट्रांस सेंटर पहुंचे हैं एनसीपी के मंत्री और नेता, इनमें नाम प्रफुल्ल पटेल का भी है, वो भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। और शरद पवार के खेमे के भी कुछ नेता बताए जा रहे हैं जिनकी भी मौजूदगी है, ये बड़ी जानकारी। तो देखिए अब इस मुलाकात के सियासी मायने क्या निकाले जाएं, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि एनसीपी के मंत्री शरद पवार से मिलने के लिए पहुंचते हैं। अजीत पवार समेत कई मंत्री वहां पर मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं, और जहां पर ये मुलाकात चल रही है, मीटिंग चल रही है, वहां पर हमारे सहयोगी रौनक मौजूद है। रौनक, बताइए वहां पर क्या चल रहा है और इस मुलाकात के सियासी मायने क्या समझे जाएं?
देखिए, मुख्य तौर पर करीब 1 बजे ये सभी जो मंत्री अजीत पवार के नेतृत्व में शरद पवार से मिलने के लिए वाईबी चौहान सेंटर पहुंचे और अब भी ये बैठक चल रही है। ये लोग तो पहुंचे ही है, लेकिन जो शरद पवार खेमे के जितेंद्र आव्हाड हो, जयंत पाटिल जैसे नेताओं, सुप्रिया सुले, वे भी वाईबी चौहान सेंटर पहुंच चुके हैं और ये बहुत ही राजनीतिक घटनाक्रम जो है महाराष्ट्र की राजनीति में देखने को मिल रहा है। और ये ऐसे वक्त मुलाकात हो रही है जब कल से महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। सवाल ये है कि किसका व्हिप लागू होगा। अजीत पवार और उनके गुट ने अपना फैसला तो ले लिया था, लेकिन ज्यादा से ज्यादा विधायक जो है अब भी अजीत पवार खेमे में देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या शरद पवार को मनाने के लिए सभी लोग जो है वे शरद पवार से मुलाकात करने के लिए यहां पर पहुंचे, लेकिन क्या शरद पवार इनकी बात मानेंगे या फिर केवल आशीर्वाद लेकर ये सब लोग यहां से निकल जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि ये वाईबी चौहान सेंटर है और अंदर जो है इस वक्त यहाँ पर सभी मंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए, लगभग आधे घंटे के करीब वक्त हो गया है जहाँ पर ये शरद पवार से मुलाकात जो है यहाँ पर होती हुई दिख रही है। सबसे बड़ी बात है कि पिछले कई दिनों से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि जिन लोगों ने इस तरह की भूमिका ली है कि बीजेपी के साथ जाकर सरकार में शामिल होना है, शिंदे सरकार में शामिल होना है, उसके बाद कहीं ना कहीं ये उम्मीद जताई जा रही थी कि शरद पवार को मनाने की कोशिश जो है अंदर खाने चल रही है। क्या उस रूप में ये बैठक जो है हो रही है? क्या वाकई में शरद पवार को मनाने की कोशिश जो है ये लोग करते दिखाई दे रहे हैं? पर्दे के पीछे अब जो कुछ हो रहा था वो अब मीडिया के सामने भी होता हुआ दिख रहा है। आखिरी कहीं ना कहीं मौका विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले जो है उसको आजमाने की कोशिश मुख्य तौर पर अजीत पवार उनका खेमा दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि कल से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, ऐसे में दोनों गुट की तरफ से व्हिप जारी किया गया है और सवाल यह भी है कि किसका व्हिप जो है लागू होगा, विधानसभा अध्यक्ष को यह तय करना है। और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि शरद पवार को सभी लोग यहाँ पर मिलने के लिए पहुंचते और अजीत पवार को मिलने के लिए पहुंचते। संभावना आपको क्या नजर आ रही है, क्योंकि आप तो लगातार वहां के हर घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं? सुलह की कोई संभावना आने वाले वक्त में बनती हुई दिखाई दे रही है क्या आपको, रौनक? देखिए, मुख्य तौर पर जिस तरह से शरद पवार पर दबाव बढ़ता जा रहा है, एक एक करके विधायक उनके खेमे से खिसककर अजीत पवार के पास जा रहे हैं, ऐसे में निश्चित तौर पर शरद पवार पर दबाव है। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या वाकई में शरद पवार इस दबाव के आगे झुक पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि शरद पवार की जिस तरह की शख्सियत रही है वो एक फाइटर नेता रहे और हमेशा उन्होंने इसके पहले कांग्रेस पार्टी छोड़कर एनसीपी पार्टी बनाई, उस वक्त भी वे अकेले महाराष्ट्र में घूमे और पार्टी को लगातार 15 सालों तक सत्ता में रखा और पिछले 2.5 सालों तक भी पार्टी सत्ता में रही है। ऐसे में शरद पवार की फाइटिंग स्पिरिट को देखते हुए अंदाज लगा पाना बहुत मुश्किल है कि क्या वाकई में शरद पवार इन खेमे के सामने झुकने के लिए तैयार है। हालांकि थोड़ी देर बाद ही स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक प्रफुल्ल पटेल थोड़ी देर बाद इस मुलाकात के बाद जो कुछ बातें हुई है और जो कुछ इन लोगों का पक्ष उन्होंने शरद पवार के सामने रखा है, उस पर शरद पवार का क्या कुछ कहना है। लेकिन रौनक, शुरुआत से ही जिस तरीके के बयान हम देख रहे थे शरद पवार की तरफ से, बेशक से हम उनकी फाइटिंग स्पिरिट की बात करते हैं, लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर जो हमने शुरू से देखा, जैसा कि उन्होंने कहा कि हम कोर्ट तक नहीं जाएंगे, शुरुआती दौर में उनकी तरफ से बयान दिया गया। क्या ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि क्या शरद पवार का अभी भी अजीत पवार उनके खेमे की तरफ थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर कहीं ना कहीं हो सकता है? जी देखिए, शरद पवार की राजनीति की खूबसूरती रही है कि वो हर डोर जो है वो ओपन रखते हैं। आपने देखा कि प्रधानमंत्री इधर महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाने के बाद उधर प्रधानमंत्री मोदी से भी उनके उतने ही मधुर संबंध थे और देश के अलग अलग राजनेताओं से भी। जब सवाल 2019 में अजीत पवार ने बगावत कर देवेंद्र फडणवीस के साथ शपथ ले ली थी, उस वक्त भी जब वे अजीत पवार वापस आए, उन्हें उप मुख्यमंत्री जो है वो शरद पवार ने बना दिया उद्धव ठाकरे की सरकार में। और अभी भी उन्होंने एक डोर निश्चित तौर पर, जैसा आप कह रही है कि ओपन रखा, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे। इतना ही नहीं तो अजीत पवार को लेकर भी बहुत जिसे कहते हैं कि गहरी टिप्पणी करना, उस पर भी शरद पवार जो है बचते हुए दिखाई दिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या आज शरद पवार इन लोगों की बातों के आगे झुकते हैं, क्या वे अपने रुख में कोई बदलाव करते हैं, देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है, अब उनके रुख पर ही लगातार हमारी नजर है। रौनक, आप नजर बनाए रखिए किस तरीके से वहां पर और आने वाले वक्त में सियासी घटनाक्रम बदलते हैं, उस पर लगातार हमारी नजर है। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। खबर, विपक्ष की बैठक में अब आम आदमी पार्टी भी शामिल हो सकती है। कांग्रेस और केजरीवाल में बात बनती नजर आ रही है। 17 और 18 जुलाई को विपक्षी दलों की बेंगलुरु में बैठक है। कांग्रेस ने अध्यादेश का विरोध करने का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने ट्वीट किया है और देखिए इसी से सामने आ रहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बात बनती नजर आ रही है। और इसी पर जैनेंद्र हमारे साथी जुड़ चुके हैं जानकारियों के साथ। जैनेंद्र, जो पेज फंसता हुआ दिखाई दे रहा था, क्या वो दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है अब?
बिल्कुल काफी पहले एबीपी न्यूज ने दर्शकों को खबर दी कि जो लीडरशिप है वो बैक चैनल से बात कि बेंगलुरु वाली बैठक से पहले कांग्रेस केंद्र सरकार के अध्यादेश का विरोध करने का ऐलान करेगी। इसके बाद केजरीवाल की जो शर्त थी वो पूरी हो जाएगी और बेंगलुरु वाली बैठक में आम आदमी पार्टी भी शामिल होगी। अब बिल्कुल वही ठीक हुआ है। कल जयेंद्र, आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं मिल रही है, कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है। दोबारा से आपसे जुड़ने की कोशिश हम करते हैं, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर से अपने दर्शकों को रूबरू करा दे कि बेंगलुरु की बैठक में आम आदमी पार्टी भी शामिल हो सकती है। राघव चड्ढा की तरफ से एक बयान, एक ट्वीट दिया गया है। प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हो गए हैं और एनडीए में शामिल होने के बाद एबीपी न्यूज से बातचीत की ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि विपक्षी एकता में दम नहीं है। 18 जुलाई को पीएम से मुलाकात होगी, उसके बाद सब साफ कर दूंगा। यह बयान ओपी राजभर का। एसपी में तेजी से बदलाव हो रहा है, राजभर ने यह भी कहा। तो देखिए, स्थिति साफ होगी जब 18 जुलाई को प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी, ऐसा कहना है ओम प्रकाश राजभर का। भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को लेकर सस्पेंस खत्म हो चुका है। वो एनडीए के साथ जा रहे हैं और इसका विधिवत ऐलान भी ओम प्रकाश राजभर ने कर दिया है। इस वक्त मेरे साथ सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर मौजूद हैं। राजभर जी, किन परिस्थितियों में ये निर्णय लिया और क्या क्या तय हुआ है? देखिए, जो आप लोगों के यहाँ भी सस्पेंस बना हुआ था, बार बार सवाल आप लोग भी करते थे, हम भी बार बार आप लोगों को इधर उधर बताते रहते थे। हमारे भी दिमाग में बात आई कि अब हम लोगों को एक दिशा तय कर लेनी चाहिए। तो जब इधर हमने देखा कि विपक्षी एकता में कोई दम नहीं है, ये लोग एक नहीं हो सकते, तो फिर दिल्ली हमने बात की। और हालांकि पहले से जो सवाल आप लोग करते थे कि माननीय दयाशंकर सिंह जी से, कभी माननीय ब्रजेश पाठक जी से, तो कभी माननीय स्वतंत्र देव पटेल जी से, तो कभी माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी से मिलते रहते थे। तो बातचीत इन लोगों से भी होती रहती थी, ये लोग भी मैसेज दिल्ली देते रहते थे। तो दिल्ली से जब गए 14 तारीख को, तो घंटों बातचीत हुई प्रदेश की हालत पे, क्या क्या सिचुएशन। किसकी तरफ से हुई, आपकी तरफ से कि उधर से? नहीं, उधर से। प्रधानमंत्री जी के तरफ से निर्देश हुआ तो बुलाया गया और बुला करके तो तय हुआ कि एनडीए में पहले इनको शामिल करिए। और प्रधानमंत्री जी बाहर गए हुए थे, तो ये तो तय हो गया कि आप एनडीए में शामिल हो रहे हैं। अब किन शर्तों को लेकर के क्या बातचीत आगे की है, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या है, इस पर कुछ स्थिति स्पष्ट हुई, इस पर कुछ तय हुआ है? नहीं, देखिए, जैसा कि ट्वीट आपने माननीय अमित शाह जी का देखा, तो हम तो सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे एनडीए में शामिल किया। और देश के गृह मंत्री जी ने जो ट्वीट किया उसमें इस बात का उन्होंने जिक्र किया कि ओम प्रकाश राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के एनडीए में शामिल होने से उत्तर प्रदेश में बड़ी ताकत मिलेगी और हम लोग गरीब वंचितों की लड़ाई, शोषितों की लड़ाई मिलकर के साथ लड़ेंगे। ये तो कह रहे थे अभी कुछ दिन पहले तक कि मायावती जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाना चाहिए और एक हफ्ते में आपका मायावती से मोदी पहुंच गए आप, इसकी क्या वजह है? माँ से मायावती है, माँ से मोदी। जब ये लोग एक नहीं हो रहे हैं, अखिलेश जी भाग भाग के तमिलनाडु खाली जा रहे हैं, बंगाल जा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं, और यहीं यूपी में बगलें जो है बैठी हैं मायावती जी, मिल ही नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं जब तमिलनाडु जा रहे हैं तो कहें कि कांग्रेस की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आ रहे हैं तो कहें मायावती की ज़रूरत नहीं है, ओम प्रकाश की ज़रूरतें नहीं है, तो ओटवा के दी उन्हें। क्या लगता है इतने दिन आप साथ रहे हो, उनको किसकी ज़रूरत है? उनको अकेले ज़रूरत है। अंतिम सवाल है कि ये भी बात सामने आ रही है कि आपको योगी मंत्रिमंडल में बहुत जल्द शामिल किया जाएगा। क्या पद मिलने वाला है? कैबिनेट मंत्री की तो बात आम हो गई है, पोर्टफोलियो क्या रह सकता है? 18 के बाद बताएंगे, बुलाएंगे यहीं। पोर्टफोलियो 18 के बाद बताएंगे, सब कुछ बताएंगे बारी बारी। तो आज बता दी? नहीं, आज कुछ नहीं, झूठ नहीं बोलते हम। अभी उस पर कोई बात नहीं, ना कोई चर्चा है। अब वो टाइम आएगा तो आपको बुलाएंगे, सामान्य यहीं बुला करके बताएंगे कि आज ये होने जा रहा है।
मंत्री पिछली बार आमंत्रित रहेंगे। 22 के चुनाव के पहले 3 मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी और दारा सिंह चौहान एक एक दिन करके हैट्रिक बनाई गई थी, कहा गया था एक एक मंत्री टूट करके जा रहा है। तो अब क्या स्थिति है, क्या उसी क्रम में वापसी होगी? दारा सिंह चौहान तो आ गए। धैर्य रखिए, जैसे इतना दिन सुभाषपा के लिए धैर्य रखे, उसने और धैर्य रखिए। बहुत धैर्य न रखाइए, कुछ तो खोल दीजिए। अब जल्दी होगा। कहाँ रायता फैलाने जा रहे हैं? नहीं, कहीं नहीं जा रहे हैं, अभी तो 18 को तैयारी कर रहे हैं, कुछ माल पानी लाई टिकट विकट का, दिल्ली जाएगा। ओम प्रकाश राजभर हैं, अपने तरीके से सवालों का जवाब देते हैं और ये दावा है कि 18 तारीख अहम होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह समेत जो भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व है उनसे ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात होगी और उसके बाद कई सारी जो सवाल हैं, कई सारी चीज़ें क्या तय हुई हैं, उन सबका खुलासा करेंगे। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ।